जय हिंद फ्रेंड्स। 11th क्लास के चैप्टर 2 में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम था। अभी तक हमने ये देख लिया था कि रिलेशंस कैसे बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और इस रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। ठीक, अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस सब को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक, एक इम्प्रूवमेंट देख लीजिए पहले। एक लास्ट उसमें हमने ये बताया था कि रेंज ऑफ ईच फॉलोइंग फंक्शन, इसमें गलती कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट रियल में एग्जिस्ट करते नहीं हैं, और जब रियल में एग्जिस्ट करते नहीं हैं तो ये कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं आएंगे। ठीक, तो जहाँ भी इनफाइनाइट है वहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट की जगह क्या कर लीजिए, ओपन ब्रैकेट लगा लीजिए, ओपन इंटरवल, बस अंतर इतना है। ठीक, ये किसी ने कमेंट किया था उसी से। ठीक, और बाकी कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल पर देखते हैं। इस लीनियस एग्जाम्पल है ये। क्या कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रा करना है। देखिए, जब भी कभी भी ग्राफ ड्रा करना हो किसी भी फंक्शन का, तो एफ एक्स की जगह y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये देखने से ही लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन किन दो, अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, सरल रेखा ड्रा करना है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें इससे ये जिन दो बिंदुओं से, जिन दो पॉइंट से पास हो रही है, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर मिल जाते हैं तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। हम लाइन क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। वो दो पॉइंट सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा ही याद रखिएगा कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगी ये लाइन, वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लिख लीजिए, कट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जहां भी कट करेगी वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -10। मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, -10 कामा जी। और जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करेगी वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, +10। ये दो पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पर होंगे, x-10 इधर होगा, ओरिजिन से 10 बिंदु की दूरी पर, 10 स्टेप की दूरी पर, और y एक्सिस पर 0-10 इधर होगा। तो लाइन कुछ ऐसी पास होगी। ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक, हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट, f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन ऑफ z इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स। देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, वहां पर क्या था कि फंक्शन क्या है, लीनियर है। यहाँ पर क्या, हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें क्या कह रहा है कि लीनियर फंक्शन है। तो मान लीजिए, लेट लीनियर फंक्शन हमेशा किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में। ये फंक्शन है, हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 4 में से हमें अननोन क्या है, m और c, y और x तो रहेंगे ही हमेशा। तो m और c दो अननोन निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी है। कोई भी कोऑर्डिनेट रख लीजिए, अगर मैं 1 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 1, इक्वेशन फर्स्ट। 2 और 3 रखता हूँ तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दो अननोन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 -2, 1 -3 कितना होगा, -2, x -2x -x,
और c कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। x की वैल्यू 2 जा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x - 1। ये इक्वेशन सही है या नहीं, आप बाकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख करके देख लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए -1। अगर वो मिल रही है तो इसका मतलब सही है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए -3। अगर वो मिल रही है तो सही है, इसका मतलब कि ये हमारा इक्वेशन सही है। ठीक। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए, डोमेन निकालने के लिए पूरा स्पेस खाली है, स्पेस मतलब पूरा रियल सिस्टम जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या कहते हैं उसे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सब कुछ आ जाता है रियल नंबर में। ठीक। अब क्या कह रहा है कि डोमेन निकालिए एफ का, लेकिन डोमेन में कुछ पॉइंट नहीं होंगे। वो पॉइंट वो होते हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, या ये कहिए जहां पर फंक्शन क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब 1/0। तो यहां पर ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 कब बन रहा है, x² -4x -x + 4 x -4 -1 x -1। मतलब ये 2 पॉइंट पर 0 बनेगा, 1 और 4 पर। 1 और 4 के अलावा यहाँ पर कुछ भी रखिएगा, फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगी, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर में से इन दो नंबर को घटा दीजिए, तो ये होता है डोमेन। बात समझ में आ गई। डोमेन वो है जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, मतलब ये नहीं कह सकते कि फंक्शन ही नहीं पता क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर कुछ इस तरह से दिया हो तो। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमें वही 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 3 जो भी पॉइंट हो वो निकालने हैं इस रियल नंबर में से। तो रियल नंबर के सेट में से इन दो नंबर को घटा देंगे, तो बाकी जो भी नंबर बचेंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, डोमेन। बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। एफ एक्स का ग्राफ ड्रा कीजिए। एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 - x। जब क्या है, x <0, मतलब x क्या है, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 1 - x, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, y + x इज इक्वल टू 1। और इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा। फिर से सोच लीजिए। y + x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ये है, सही है या नहीं। सही नहीं है, ये तब है जब x > 0 और y > 0। अगर x निगेटिव है, x < 0 है ना, यहाँ पर निगेटिव नंबर आएगा, और अगर निगेटिव नंबर आएगा यहाँ पर निगेटिव नंबर, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, x आप कुछ भी निगेटिव रखिएगा। और यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि y निगेटिव जा रहा है, यहाँ भी y, ये y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1 - x का ग्राफ जब x < 0 है तो कहाँ तक होगा, केवल और केवल यहाँ तक। क्यों, क्योंकि x क्या है, < 0। तो मैं इस ग्राफ को जैसे अभी आपको बताए थे कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये ग्राफ मिलेगा।
ऐसा इधर वाला पोर्शन ही क्यों ड्रा किए, इधर वाला इसलिए ड्रा किए क्योंकि एक्स लेस देन क्या है, जीरो। एक्स लेस देन जीरो है, अगर जीरो होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती, वन, और यहाँ पर मिल भी रही है वन। तो एक्स जब जीरो है तो वाई की वैल्यू है वन। ये ग्राफ है जब एक्स लेस देन जीरो है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स। वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है। फिर दूसरा क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कहाँ से पास होगा, इसकी लाइन कुछ ऐसी जाएगी, आप ड्रा करके देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा माइनस वन जीरो, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जीरो वन, ऐसे ही जाएगा। लेकिन हमें कहाँ ड्रा करना है, जब एक्स जीरो है, मतलब ये वाली लाइन लेनी बस। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, कहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं, वाई इज इक्वल टू वन पर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है और तीन के बराबर है या तीन से छोटा है। फिर आगे क्या कह रहा है, x इक्वल टू एक्स जब तीन से बड़ा है या तीन के बराबर है, और x जब 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। तो ये वाला ग्राफ, जरा मैं इन दोनों ग्राफ को ड्रा करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पिछली लेक्चर में बताए थे, कुछ ऐसे जाता है। ठीक, लेकिन हमें किस रीजन में देखना है, जीरो से तीन के बीच में। तो जीरो ये रहा और तीन कहीं इधर पड़ेगा, तो जीरो से तीन के बीच में फंक्शन का ग्राफ केवल ये, बाकी मिटा देंगे, बाकी हमारे काम का नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा, ये सपोज ये है थ्री, आगे कह रहा है जब तीन से बड़ा है और 10 तक है x, तो y की वैल्यू क्या है, 3x। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या है, जो जीरो से पास हो रही है। ठीक, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं, तो x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू जीरो, और x की जब वैल्यू वन है तो y की वैल्यू थ्री। ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है। ठीक, अब क्या कह रहा, सो दैट एफ एक्स इज फंक्शन बट जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। हमें यह शो करना है कि एफ एक्स तो एक फंक्शन है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसा करना है तो इन सबका क्या कर लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में रख दीजिए। ऑर्डर्ड पेयर में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए। जहां पर x की दो वैल्यू के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू मिल गई, वहीं पर वो फंक्शन नहीं होगा। यह आपको फंक्शन की डिफिनीशन में बता चुके हैं। जरा मैं fx को लिखता हूं, फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में, ध्यान से देखिए। अगर मैं जीरो रखता हूं तो x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। x की वैल्यू जीरो के बाद क्या रखते हैं, वन, इंटीजर ही रखते चले जाते हैं, तो y की वैल्यू वन। x की वैल्यू टू रखेंगे तो y की वैल्यू फोर, x की वैल्यू थ्री रखेंगे तो y की वैल्यू नाइन। अब जब तीन के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर भी चेक करेंगे, अभी तीन है, यहां पर क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, यहां पर क्या था, x लेस देन और इक्वल टू थ्री। तो यहां पर पहले थ्री का मान रख करके देख लिए तो नाइन आया। अगर मैं यहां पर थ्री रखता हूं तो थ्री इंटू थ्री नाइन, तो यहां भी थ्री के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या है, नाइन। थ्री के आगे चलिए फोर,
तो 4 रखेंगे तो 4 चाहिए 12, 5 रखेंगे तो क्या निकलेगा 15, 6 रखेंगे तो क्या निकलेगा 18, ऐसे ही करते जाइए। 10 रखेंगे तो 30 आएगा। यहां से देखिए x की एक वैल्यू के लिए जो इमेज है वो इमेज की वैल्यू कोई दूसरी नहीं ले रहा है। मतलब x की दो वैल्यू के लिए इमेज की एक वैल्यू के लिए इमेज की दो वैल्यू नहीं है। जीरो के लिए अगर इमेज जीरो मिल गई तो इस जीरो के लिए कोई दूसरा इमेज नहीं ले रहा। सबसे दिक्कत की बात 3 में है। 3 के अगर इमेज 9 है तो 3 की इमेज यहां भी 9 ही है। अगर 9 के अलावा कोई वो वैल्यू हो जाती तो ये फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कि एफ एक्स एक क्या है फंक्शन है। लेकिन ये कंडीशन जी एक्स में फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जरा जी एक्स को रख करके देख लेते हैं। एक्स जब जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है तो एक्स जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। जरा यहां पर रखिए तो जीरो की वैल्यू आ गई जीरो, 1 रखिए 1, 2 रखिए 4। यहां पर देखिए x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो 3x है। जरा 2 रखिए यहां पर तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या इमेज मिली 6, 3 के करस्पॉन्डिंग 9, 4 के करस्पॉन्डिंग 12। ऐसे ही रखते चले जाइए 10 तक। आप देखेंगे कि 2 की इमेज 2 है, एक 4 भी है और एक क्या है 6 भी है। और मैंने बता रखा है कि x के करस्पॉन्डिंग y की केवल एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। सेम x पर y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। सेम x पर y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। x के सेम नंबर पर डोमेन के एक ही वैल्यू पर इमेज की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। अगर दो ने एक इमेज पकड़ ली है 4, दो की इमेज 4 है तो दो कहीं भी आएगा उसकी इमेज 4 ही मिलनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई इमेज मिल गई इसका मतलब कि वो फंक्शन नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि फॉर वैल्यू corresponding to 2, 2 के करस्पॉन्डिंग जी एक्स हैज 2 डिफरेंट images, hence it is not a function। इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। सीधी सी बात यह है जहां पर ये 1.1 है यहां पर रख दीजिए तो एफ 1.1 की वैल्यू क्या आएगी 1.1 का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 1.21। एफ वन यहाँ पर 1 रख दीजिए तो 1 आ जाएगा। वैल्यू जाकर रख दीजिए वहां पर तो 1.21 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 कितना आएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1 तो आ जाएगा 2 पॉइंट। बहुत ही आसान। नेक्स्ट डोमेन ऑफ फंक्शन। देख लीजिए फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है वो वैल्यू हटा दीजिए रियल नंबर से तो आपको डोमेन मिल जाएगा। कहाँ पर डिफाइंड नहीं है ये कब आ जाएगा 12 कब आएगा 6 दूनी 12, 6 और 2 पर। तो देखिए कहाँ पर जीरो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 एक्स एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6। एक्स की दो वैल्यू मिली 2 और 6। अगर 2 रख देंगे तब भी जीरो बन जाएगा, 6 रख देंगे तब भी जीरो बन जाएगा और दोनों वैल्यू पर जैसे ही ये डिनोमिनेटर जीरो बना फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसी दो वैल्यू को छोड़ करके बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा इसका रियल नंबर में से इन दो नंबर को हटा दीजिए तो आपको डोमेन। ठीक। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। -1 का क्या मतलब है? इमेजिनरी। इमेजिनरी हमें नहीं लाना है, हमें ये करना है कि ये हमेशा क्या रहे, x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, 0 भी वैल्यू मिल सकती है। ठीक, तो इसका डोमेन क्या हो गया? किसका? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1। 1 क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्योंकि अगर 1 रख देंगे तो वैल्यू 0 मिल जाएगी। 1 के आगे x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये सब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रखता हूँ, 0 या 1 या 1 से छोटी, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। और निगेटिव रूट के अंदर निगेटिव डिफाइंड नहीं होता, ठीक, वो इमेजिनरी वाला बात बन जाती है। हमें यहाँ पर इमेजिनरी नहीं रखना। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक मैंने बताया है कि इनफाइनाइट कभी भी क्या रहता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से कभी भी इस पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगता, तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाना। तो डोमेन तो ये हो गया। रेंज, रेंज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो डोमेन है उसकी वैल्यू रख दीजिए। यहां पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0। ये क्लोज्ड है तो ये भी क्लोज्ड है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इनफाइनाइट, आगे इनफाइनाइट, ठीक, ये ओपन रहेगा, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक, यहां पर देखते हैं, मैंने मॉड एक्स की डिफिनीशन आपको बताई थी। वो क्या बताई थी? इसकी अगर डिफिनीशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि x अगर 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी, नेगेटिव में खुलेगी। अगर x 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0, और अगर x 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x -1। ठीक, तो इसका मतलब डोमेन, डोमेन तो पूरा रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेंज, रेंज जरा देखते हैं। x की वैल्यू अगर निगेटिव रखता हूं -4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और अगर मैं यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं तब भी प्लस आएगा। मतलब जो रेंज है वो सबसे कम कब है? 0 से। 0 और आगे कहां तक चला गया? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये किए। 0 से कम कभी नहीं होगा, आप रख करके देख लीजिए, 0 से कम कभी नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू ही क्या आ रही है? 0, इस वजह से ये रेंज। ठीक, चलिए, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फाइंड रेंज। सबसे पहले डोमेन देख लेते हैं। अच्छा, डोमेन तो दिया है, x बिलोंग्स टू आर, ये तो डोमेन आपको पता है। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या है? x² 1 + x²। अब ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू आर है, डोमेन आर है, आर में निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं निगेटिव रखता हूं, मैं निगेटिव रखूंगा तो ये एक वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। यहां भी क्या है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। निगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव रखेंगे तब भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं है, y की वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव। अब जरा देखते हैं कि y की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, इस वजह से क्लोज इंटरवल लगाया। आगे क्या हो सकती है? अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। 2 रखता हूं तो 4/5। 3 रखता हूं तो 9/10।
y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, कोई भी नंबर देख लीजिए, 1 नहीं हो सकता। 1 कब होता? जब यहां भी 10 होता। हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है। तो y 1। ये आगे ओपन इंटरवल। ओपन क्यों लगाया? क्योंकि 1 कभी भी ये गेन नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? कभी भी ये 1 नहीं हो सकता, इसी वजह से इसको क्या लगाए? ओपन। तो y रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में, और डोमेन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, कुछ भी आप यहां पर रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये आपको बताए नहीं थे लेकिन बता देते हैं। दो फंक्शन और उसमें ये ऑपरेशन लगाए हैं अलजेब्रा का। ऐड कर रहे हैं दोनों फंक्शन को, माइनस कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं। बहुत ही आसान है, ऐड करना, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो f प्लस जी एक्स क्या निकला? एफ एक्स प्लस एक्स। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 क्या निकला? 3x माइनस, माइनस लगा है तो दोनों को घटा दीजिए। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये क्या लिखा है? f माइनस जी एक्स। एफ एक्स एक्स प्लस 1, जी एक्स तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ये क्या निकला? 4 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ बाई जी का क्या मतलब है? एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3। ये आपका आंसर है। ठीक, तो इसमें केवल यही कॉन्सेप्ट था। दो फंक्शन को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। ठीक, और गुणा करना हो तो गुणा भी कर दीजिएगा। ठीक, आगे क्या दिया गया है? दिस फंक्शन बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई, ये रिलेशन दिया है। बहुत ही आसान है। ये क्या है? x और ये क्या है? y। ये है y। एफ एक्स को क्या लिखते हैं? y। वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें तो 4 वैल्यू यहां पर दिए गए, 4 कोऑर्डिनेट। आप अननोन कितना है? 2। आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को पुट किया था, अब की बार जरा इन दोनों को पुट कर देते हैं ताकि आपके मान में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। y की वैल्यू -1 रखिए और x की वैल्यू 0 रखिए। तो b की वैल्यू क्या मिल गई? -1। यहां पर रखिए y की वैल्यू -3, a की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। तो क्या मिला? -3 माइनस बी इज इक्वल टू -a। बी की वैल्यू रख दीजिए, -3 -1 -a, -a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अगर ये वैल्यू सही है या गलत, a और b की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 2a माइनस बी, सॉरी 2x माइनस 1। ये वैल्यू सही है या गलत, आप किसी भी दूसरे पॉइंट को यहां पर रख करके चेक कर लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 3। अगर मिल रही है इसका मतलब कि ये रिलेशन सही है। रख करके देख लीजिए, x की वैल्यू 2 रखेंगे कितना मिलेगा? 2 दूना 4, 4 माइनस 1 कितना मिला? 3। 3 यहाँ पर सही है। बात समझ में आ गई? ये कुछ नहीं है, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करना है। ठीक है, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आगे क्या कह रहा है? रिलेशन आर फ्रॉम एन टू एन। एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं, डिफाइंड बाई, ये रिलेशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, आर द फॉलोइंग ट्रू। क्या ये सत्य हैं? जो लिखी बात है वो सही है? नहीं। जस्टिफाई आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। क्या कह रहा है? ए बिलोंग्स टू आर, एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगी? 1 से। जरा 1 रखते हैं, तो 1 1
क्या ये रिलेशन होल्ड कर रहा है इसमें? बी की जगह भी 1 रख दीजिए। क्यों 1 रखे? क्योंकि ये कह रहा है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं, रिलेशन, ये आर दिया है रिलेशन, कह रहा कि ए एक नेचुरल नंबर है और ए इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट से, इट इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन। आगे क्या लिखा है? आल। आल कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 1 के केस में तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। लेकिन क्या अगर मैं 2 2 लिख दूं तो क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर ये जो आल लिखा है, इसी की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। आल के लिए सही नहीं है, कुछ टर्म्स के लिए सही है, जैसे 1 1 के लिए सही है, 2 2 के लिए सही नहीं है, 3 3 के लिए सही नहीं है, 4 4 के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि नंबर और नंबर का स्क्वायर दोनों इक्वल नहीं है। सेम ही नंबर क्यों रखे? क्योंकि ए रखा है। बात समझ में आ गई? इसी वजह से सेम नंबर रख रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर आल वर्ड लिखा है, सभी नंबर के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन सभी नंबर के लिए होल्ड नहीं करता। ठीक। आगे क्या कह रहा? ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। देखिए क्या ये सही है? सही जानने का एक ही तरीका है, आप इसमें रैंडम नंबर पुट कीजिए। हमें ये देखना है कि ए बी का स्क्वायर है। ठीक। तो अगर मैं b की वैल्यू 1 रखूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। b की वैल्यू 2 रखूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 का स्क्वायर 4। b की वैल्यू 3 रखूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। b की वैल्यू 4 रखूं तो a की वैल्यू 16। अब ये क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी इसका एलिमेंट है, किसका? इस रिलेशन का। जैसे कहा जाए कि 4 2 एलिमेंट है आर। ठीक। इसका ये मतलब है कि बी ए भी एलिमेंट होगा आर का। इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 भी एलिमेंट होगा आर का। क्या ये सही है? कभी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है? ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि बी, अगर मैं इसका इनका नंबर इनका स्थान बदलूं बी ए, तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब 2 4, क्या इसका 2 4 एलिमेंट है? अब अगर 9 3 एलिमेंट है तो क्या इसका 3 और 9 एलिमेंट होगा? कभी नहीं होगा। आप देखिए ना रिलेशन, रिलेशन तो यही डिफाइंड है कि अगर मैं इनके ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दूं तो कभी उसके ये एलिमेंट होंगे? यही तो ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब होता है, हमने बता रखा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स का ये मतलब है कि सीक्वेंस का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर का सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 1 2 लिखा है इसका मतलब 1 2 ही है, उसको 2 1 मत बनाइएगा। इसी वजह से तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हम सीक्वेंस चेंज कर ही नहीं सकते, हम अपने आप ऑर्डर चेंज कर ही नहीं सकते। तो अगर ए और ए बी का ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है आर का, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी और ए भी एलिमेंट होंगे आर के। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। थर्ड क्या कह रहा? ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी आर के एलिमेंट हैं। ठीक है। बी और सी भी एलिमेंट हैं आर के, इंप्लाइज ए और सी भी एलिमेंट हैं आर के। अब ध्यान से देखिए जरा, ए बी सी 3 अलग अलग नंबर ले लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू मैंने लिया 1, बी ये हो गया। फिर बी कुछ दूसरा ले लेते हैं, बी कॉमा सी। बी कुछ दूसरा ले लीजिए, सपोज 3 या 4 ले लीजिए, फिर सी उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सी, ए ऑर्डर्ड पेयर सी बिलोंग्स टू आर। इसकी अलग अलग जरा टेबल बना लेते हैं।
ताकि चीज़ें पहली दो तो समझ में आ गई, इसको भी ठीक से देख लेते हैं। ए और बी बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ आर, और यहां पर कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा रिलेशन क्या बना, 1 1, फिर 4 2, 9 3, 16 4, फिर क्या कह रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए की जगह क्या हो गया बी, और बी की जगह क्या हो गया सी। इसका मतलब ये हुआ कि सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, सी की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो इसका मतलब बी 1 आएगा। 2 रखेंगे तो बी 4, 3 रखेंगे तो बी 9। सेम सीरीज मिल रही। अब इसका क्या मतलब क्या है रहा कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ए और सी भी क्या हैं, एलिमेंट हैं किसके, आर के। अब ए और सी आर के एलिमेंट होंगे तो उसमें क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक, अब ए सी स्क्वायर का ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, कि ये दोनों से ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। गुड, बिल्कुल कर रहा है। सी की वैल्यू आप रखिए 1, तो ए की वैल्यू क्या मिली 1। सी की वैल्यू रखिए 2, तो ए की वैल्यू क्या मिली 4। सी की वैल्यू रखिए 3, तो ए की वैल्यू क्या मिला 9। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये थर्ड वाला सही है। ठीक, ऐसे ही वैल्यू निकाल करके आप रख करके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, ए बी दिया है और फंक्शन दिया है। अब हमें ये देखना है, कह रहा कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ ए और बी, ए से बी के बीच में एक रिलेशन बता रहा है। फिर क्या कह रहा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या पढ़ा है रिलेशन का फार्मूला, रिलेशन तब होता है जब वो उस ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो जरा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट है इसका मतलब कि ये रिलेशन होगा। ए टू बी निकालना है, इस वजह से ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी जरा निकालिए। 1 का 1 से रिलेशन आएगा, फिर 1 का 5 से आएगा, फिर 1 का 9 से आएगा। ऐसे करके देख लीजिए। एक तरीका तो ये हुआ देखने का। दूसरा तरीका ये हुआ कि इसके फर्स्ट एलिमेंट देखिए, डोमेन। अगर वो डोमेन ए को बिलोंग करती है और रेंज बी को बिलोंग करती है तो इसका मतलब कि ये रिलेशन है। तो जरा इसका डोमेन निकालते हैं एफ का। डोमेन निकालेंगे कितना निकलेगा 1 2 3 4। ये वाला 2 रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आ गया है। रेंज, रेंज निकालिए। सेकंड एलिमेंट 5 9 1 11, 5 9 1 11, ये आ रहा है इसका सबसेट है। 1 2 3 4 इसका है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, रिलेशन की डिफिनीशन यूज करके कीजिए। रिलेशन कब होता है,
जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तभी हम उसको रिलेशन बोलेंगे ए टू बी में, ए से बी में। तो या तो हम सारे सबसेट निकाल के उसमें मैच कराएं कि अगर सबसेट है इसका मतलब रिलेशन है। दूसरा तरीका क्या है शॉर्टकट, कि पहले डोमेन निकाल लेते हैं इस रिलेशन की और फिर क्या निकाल लेते हैं रेंज। अगर डोमेन इस ए का पार्ट होगा तो इसका मतलब कि ये इसका रिलेशन है, और रेंज किसका होगा बी का। अगर दोनों में से कोई भी मिसमैच किया तो रिलेशन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। यहां पर दोनों मैच कर रहे हैं, ए इससे मैच कर रहा है और रेंज इससे। इस पूरे को क्या बोलते हैं कोडोमेन, ये हम आपको बता चुके हैं डिफिनीशन में। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन में हमें चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा या नहीं। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब एक एक्स के करस्पॉन्डिंग इमेज एक ही मिले। अगर एक्स की तरफ 1 लिखा है तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इमेज 5 है तो 1 की इमेज कोई दूसरी नहीं हो सकती, 5 ही होगी जहां पर 1 आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा है 1 कहीं और रिपीट कर रहा नहीं, 2 की इमेज क्या है 9, 2 की इमेज और कहीं है ये 11 अलग आ गई, इसका मतलब कि इट इज नॉट ए फंक्शन। यहां पर लिख लीजिएगा इट इज नॉट ए फंक्शन। उसका कारण क्या बताएंगे कि 2 की 2 इमेज हैं, एक है 9 और एक है 11, जबकि फंक्शन की डिफिनीशन के हिसाब से एक डिजिट की एक ही इमेज होगी, दूसरी इमेज नहीं हो सकती। एक इमेज के 2 को इमेज हो सकते हैं लेकिन एक को इमेज का एक ही इमेज होगा। 2 का अगर इमेज 1 मिल गया 9 मिल गया तो 2 जहां भी आएगा उसका इमेज 9 ही मिलना चाहिए। 9 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट, if be the subset of z to z defined by, is f a function from z to z। हमें ये बताना है कि f क्या है, क्या z और z के बीच में फंक्शन है। अगर है तो देख लेते हैं। चलिए ए बी बिलोंग्स टू z, इंटीजर है। ठीक, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेट ए एंड बी निगेटिव z है। ठीक, अगर निगेटिव z है ऑर्डर्ड पेयर रखिए। सपोज मैं -1 रखता हूं तो -1 मल्टीप्लीकेशन 1 और -1 का ऐड -2। ठीक, -1 और 0 रखता हूं तो -1 और 0 का 0 और -1 और 0 -1। 1 और 0 रखता हूं तो 1 और 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 0 रखता हूं तो 0, 1 रखता हूं 1 1 तो 1। 0 के करस्पॉन्डिंग अगर इमेज -1 मिल गई तो कोई दूसरी इमेज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 0 के करस्पॉन्डिंग 1 भी है, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 भी है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसे ही चेक करते हैं रैंडम, समझ गए बात? वो देखने से ही लग जाएगा, केवल और केवल थोड़ा अभ्यास करने की बात है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वो देखने से ही लग जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक, और अगर नहीं है तो आप ऐसे ही रैंडम सोचिए, तीनों केस रखकर सोचिए, नेगेटिव एक बार रखिए, एक बार 0 रखिए, एक बार पॉजिटिव रखिए। ठीक, और कहां पर फेल हो सकता था? एक और फेल हो सकता था, -1 और 1, -1 और 1 पर भी। यहां पर देखिए ना, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है इमेज है -2, और यहां पर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या इमेज है 2, तो फंक्शन नहीं है। ठीक,
जीरो के से भी देखने से पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, ए दिया है फंक्शन ए टू एन डिफाइंड बाई हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हमें एक फंक्शन निकालना है जो इसका क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अविभाज्य गुणनखंड। जैसे जैसे 6 के 2 फैक्टर हुए 2 और 3, 18 के 2 3, 9, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 9 को हम आगे भी ब्रेक कर सकते हैं 3 के 3 के बीच। तो मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका कितना हुआ, 3। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अगर ए ये है तो एफ क्या कह रहा है, रिलेशन क्या कह रहा है फंक्शन का, कि इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो यहां पर देख लीजिए रेंज, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, 11 का 11 ही रहेगा, 12 का 3 और 13 का 13 ही रहेगा। आप 9 के फैक्टर कर लीजिए ना, 3 इंटू 3, 10 के 2 इंटू 5, 11 का 11 ही रहेगा, 12 का 4 इंटू 3, 4 को और ब्रेक कीजिए। हाईएस्ट फैक्टर ही हमें यहाँ से उठाना है, तो यहाँ से 3 उठाएंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 11 और यहाँ से 13, वही रख दीजिए। तो ये इसका क्या हुआ, रेंज हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब 12th क्लास का आपको पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसके ग्राफ में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। जब 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 यहाँ से शुरू होगा, हमने ग्राफ यहाँ से खींचा था तो ये होगा। फिर 2 पर इसकी वैल्यू है 2, ये है 1, ये है 2। इसका ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, तो तब तक के लिए आपकी ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शंस का। अब चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली थी। 11th और 12th की क्लास पैरेलल चलेगी। 11th का अगर आपका बैकग्राउंड बेस बन गया तो 12th के उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम 12th का जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें फंक्शन और रिलेशन के टाइप बताएंगे कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का होगा। ठीक है, तो अगर ये आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें वहाँ पर आसान होने वाली। तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं। मेहनत करने से मत डरिए। धन्यवाद।